हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। तो आप सभी को पता लग गया है कौन कौन स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हैं, कौन कौन स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। खास करके आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि देखो जूनियर असिस्टेंट में तो टीयर 2 होगा नहीं, उसमें तो अब आप जो भी लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं वो आप अपने स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करिए। लेकिन सुपरिटेंडेंट में भी कहानी खत्म नहीं हुई। टीयर 1 में आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो यानी कि आपने बहुत मेहनत करी है। अब बारी है टीयर 2 की। यहाँ कोई कमी नहीं छोड़नी। सबसे बड़ी दुविधा बच्चों को ये आ रही है कि टीयर 2 का पैटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन ना तो कहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे किस तरीके के आएंगे, सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सीबीएसई सुपरिटेंडेंट 2025 के लिए टीयर 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या पैटर्न है और कुछ क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के क्या पैटर्न रहता है वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वन बाई वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो क्या है टीयर 2 का सुपरिटेंडेंट का पैटर्न, उस पर समझते हैं। इस पूरे सेशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम आइसवन सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा, तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं जुड़ जाना। यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आप वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की, सीबीएसई टीयर 2 के सीबीएसई सुपरिटेंडेंट टीयर 2 के पैटर्न की। सबसे पहले बात करूं सीबीएसई टीयर 2 एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा और डिस्क्रिप्टिव। तो यानी कि जो टीयर 2 होगा वो भी आपका ओएमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। दो पार्ट्स में होगा। एक तो होगा एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा, जिसमें आपको सर्कल फिल करने होते हैं ओएमआर में। एक पार्ट होगा आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ये पूरा पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है और इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। काफी अच्छा लेवल यहाँ पर आपसे पूछने वाला है, ठीक है। चलिए, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3 मार्क्स सेल बी रिवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स सेल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे उसके हर एक सही क्वेश्चन के लिए, सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच पार्ट। आपको यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ दिया गया है, मिनिमम कट ऑफ, कि हर एक पार्ट में, हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 30% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपका ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा बनता है, कट ऑफ को क्रॉस करता है, लेकिन आपका किसी एक सब्जेक्ट में 30% से कम नंबर है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा, है ना। सेपरेटली ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन बाय द, हम मतलब समझ रहे हो, डिस्क्रिप्टिव और ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, सब में मिनिमम आपको 30% नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। क्योंकि टीयर 1 तो केवल क्वालिफाइंग था, फाइनल मेरिट बनेगा आपका टीयर 2 से, ठीक है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, टोटल 3 घंटे का होगा, बता दिया है। 300 मार्क्स का होगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। चलो ये बात मैंने आपको बता दी। अब आते हैं वन बाय वन। पहले बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए में होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शंस ओएमआर बेस्ड, 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 150 नंबर का ये पेपर होगा। हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे 30%, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां देखिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहां पर करंट अफेयर आएंगे 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। वेट, ठीक है, अब सही दिख रहा है, ठीक है, ओके। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 नंबर के, 12 नंबर के। इंडियन इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के 8 क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको इन 50 के लिए आपको 150 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि हर सब्जेक्ट में, जैसे कि ये 30 नंबर का है, तो आपके कम से कम इसमें 30% नंबर है, 9 नंबर आपको कम से कम आने चाहिए। अगर आपके पूरे पेपर में मान लो 130 नंबर आ गए, लेकिन इसमें केवल 8 नंबर रह गए, तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि कम से कम 30% नंबर हर सब्जेक्ट में आपको लाने ही लाने हैं। 30% का मतलब इसका 10% हो गया 3, 30% हो गया 9 नंबर, तो कम से कम 9 नंबर इसमें लाने हैं। अगर इसमें 9 नंबर नहीं आ पाए, इसमें 8 नंबर आ गए, बाकी सब में आपके टोटल नंबर रह गए, तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, हर सब्जेक्ट में लाने हैं,
30% मिनिमम नंबर, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग आपको 30% नंबर लाने ही लाने हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये 50 क्वेश्चन होंगे आपके 150 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें ओएमआर में आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा पार्ट होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। वो कैसा रहेगा? वो भी 150 नंबर का होगा, ये रिटर्न होगा, लिखने के लिए होगा। यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा आपका, और 150 नंबर का पेपर होगा। वर्ड लिमिट, हाँ इसका बड़ा डाउट था बच्चों में कितना नंबर, हमें तो 150 से 200 वर्ड का आपको लिखना है हर आंसर। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30% का लाना ही लाना है। ये देखिए, तो लिखने के लिए हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी 4, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप देखोगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 2 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन, 5 नंबर का हर क्वेश्चन, 150 नंबर के आएंगे। यहाँ पर भी 30% मिनिमम क्वालिफाइंग आपको लाना ही लाना है। 30% से कम किसी भी सब्जेक्ट में आया तो वो डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। समझ में आया? सिलेबस क्या है? देखिए सबसे पहले बात करूं डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा। तो जो जैसे करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, या पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब आप केवल तुक्का नहीं लगा सकते। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेलिंग में आपको पढ़ना है, क्योंकि उसका रिटर्न भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखने के लिए आ सकता है। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं ये पढ़ रहा हूं लेकिन मैं इसकी स्टोरी नहीं बना पा रहा, तो उसको लिखिएगा जरूर। प्रैक्टिस करते समय लिखिएगा जरूर, लिखने से चीजें क्लियर होती है। फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। हर क्वेश्चन को 200 वर्ड, 170 वर्ड, 180 वर्ड के अराउंड आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव वाले में। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर का सिलेबस आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पर होगा, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन इन रिसेंट न्यूज, ये सारी चीजें आप, यूएन इंटरनेशनल एजेंसी, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। यहीं से आपके एमसीक्यूज बनेंगे और यहीं से डिस्क्रिप्टिव बनेगा, लिखने के लिए बनेगा। तो आपको एक तरह से ये समझना है कि जैसे बोर्ड एग्जाम होते थे 10th और 12th के, उस तरीके से पढ़ना है। एमसीक्यूज तो आएंगे ही, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आते थे। रिटर्न भी तो आएगा ना, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता था लिखने के लिए, उस तरीके से आपको पढ़ना है। सीबीएसई का एग्जाम है, और सीबीएसई तो 10th और 12th का बोर्ड जैसा होता है उसी तरीके का बना रहा है पेपर, है ना। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस भी आपको दिया गया है क्लियरली, एंसेंट, पूरा हिस्ट्री ही आपको कवर करना है, पूरा हिस्ट्री ही आपको कवर करना है। इसी तरीके से आपको इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस दिया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया गया है ना। बाकी कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस दिया गया है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंग्लिश का सिलेबस भी आपको दिया गया है। तो सारी चीजें आपको डिटेलिंग में, टोटल 300 मार्क्स का होगा आपका पेपर, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। पैटर्न क्या है, अगर मैं पैटर्न को एक पेज में समराइज करके लिखूं तो आप इस तरीके से इस पेज को देख पाओगे, एक पेज में समराइज करके ये आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ये आपके एमसीक्यूज यानी ओएमआर बेस्ड पेपर हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाइज पेपर हो गया, टोटल 3 घंटे का पेपर हो गया आपका। ठीक है, ये टियर 2 का पैटर्न है। क्वेश्चन कैसे आएंगे डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप कर ही लोगे। डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो जैसे मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कि करंट अफेयर से आपसे पूछ लिया गया, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑन रूरल एजुकेशन, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब आप, काफी बच्चों को मन में डाउट है, सर ये हिंदी में लिख सकते हैं कि इंग्लिश में लिखना पड़ेगा? जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इसके बारे में आपको 150 से 200 वर्ड का लिखना होगा, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इंडियन मिडिल क्लास, तो चीजों को ऑब्जर्व करना होगा आपको। जब आप अब टॉपिक पढ़ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम की तरह पढ़ना पड़ेगा कि एमसीक्यूज तो ठीक है लेकिन आपको लिखना भी है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बोर्ड वाली हैबिट है वो लानी पड़ेगी इसके लिए आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एआई आज का चल भी रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का, एलैबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव एक एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए ले रखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आई होप पूरा एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो जब एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया टियर 2 का क्या है, अब एग्जाम पैटर्न हमें समझ में आ गया, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मुद्दा बनता है कितना टाइम हमारे पास है, क्योंकि रिजल्ट आया है आपका 2 दिन पहले। ठीक है,
2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया, आई थिंक 10 या 11 को रिजल्ट आया था, आज 12 है तो 10 को रिजल्ट आया था, 10 तारीख को। तो इसका 30 दिन का विंडो तो कम से कम यहाँ पर होगा, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो मिड जून में हो सकता है, मिड जून में आपका एग्जाम हो सकता है, मिड जून में, है ना, मिड जून, यानी कि 10 जून से पहले तो होगा नहीं। 30 दिन तो आपके पास कम से कम है। आप कहोगे सर इतना कम समय मिल रहा है, अरे इतना कम समय नहीं है। जब स्टार्टिंग में टीयर 1 का आता है ना नोटिफिकेशन, उससे पहले ही हम बता देते हैं कि आपको साथ साथ तैयारी करनी है टीयर 1 और टीयर 2 की। बहुत बड़ा बोझ नहीं रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में 30 से 40 दिन का ही विंडो मिलता है एक ऑफिशियल पेपर में, आपने देखा होगा हमेशा, चाहे कोई भी पेपर हो। तो मैं फिर भी आपको टारगेट करके चलना 30 दिन का। अगर ज्यादा मिलता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको 30 दिन का ही टारगेट करके चलना है, ठीक है। तो इस 30 दिन में आपको किस तरीके से डील करना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, वीकली वाइज बना दीजिए कि आप ऐसा समझो कि 7 दिन में से एक दिन तो आपको केवल मॉक, जैसे कि 7 दिन है आपके पास, इन 7 दिन में आपको डेली एक मॉक लगाना ही लगाना है, डेली एक मॉक लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब तक मॉक नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि 3 घंटे का मॉक बैठ के लगाओगे फिर पढ़ोगे कब, है ना। तो डेली एक मॉक लगाना का मतलब मेरा ये हो गया, यहां पर आपने एक दिन मॉक लगाया 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का मॉक लगाया आपने और उसका एनालिसिस किया पूरा, सारी चीजें कि कहां गलती हो रही है, कहां सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने में एक दिन आप पूरा दे दोगे। उसके बाद 2 दिन आपको पढ़ना है, यानी कि आप इस तरह से ये कह सकते हो कि यहां पर 2 मॉक एक वीक में कंप्लीट 2 मॉक, कम से कम आपको देने पड़ेंगे, तब आपकी हैबिट आ पाएगी 3 घंटे बैठने की, 3 घंटे का पेपर देने की, लिखने की, एमसीक्यू सॉल्व करने की, है ना। तो 2 मॉक आपको कम से कम एक हफ्ते में देने हैं पूरे वाले। और जो ये डेली मॉक है वो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्टिव पेपर बोल सकते हैं, यानी कि आप सेक्शनल टेस्ट इसको बोल सकते हैं, सेक्शनल मॉक बोल सकते हैं। सेक्शनल मॉक क्या होता है डियर, सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आज आपने हिस्ट्री का दे दिया, कल पॉलिटी का दे दिया, परसों इकोनॉमी का दे दिया, है ना, फिर एक दिन आपने कंप्लीट मॉक दे दिया, ठीक है, फिर एक दिन इंग्लिश का दे दिया, एक दिन आपको इकोनॉमी का दे दिया, ऐसे करके आपको डेली एक सेक्शनल टेस्ट देना है, हफ्ते में 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, तभी प्रैक्टिस आ पाएगी लिखने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और वास्तव में टीयर 2 क्वालिफाई करना चाहते हो तो भाई 10 घंटे, कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल का पेपर आपका बनने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और ये मत डरिएगा वैकेंसी का सिलेक्शन नहीं होगा, अरे उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए भी बच्चों को ले जाया जाएगा, तो आपका यहाँ पर जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर गए तो ये भी बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करते रहनी है आपको, ठीक है। और कोई डाउट आता है आपको तो यहाँ पर आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर आप लोग मुझसे आराम से इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर सकते हो, वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो, कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना। आप किसी क्लासेस को चाहते हो कि सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्लासेस भी ले आएंगे, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे बताया वो फॉलो करिएगा, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ ना, उनको घबराना नहीं है, एसएससी का कैलेंडर आ गया है, बैक टू बैक एग्जाम है, आप तैयारी में लगे रहिए, है ना। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।